हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं ओम सुमन और आज आप देख रहे हैं एक बहुत ही शानदार सा वीडियो। और इस बहुत ही शानदार से वीडियो में आपके बहुत अच्छे से क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो मैं लेकर आया हूं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि जो आपकी 12th बायोलॉजी है, यानी ये जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हो ये 12th बायो का एक चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर फर्स्ट में जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, उन सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। यानी कि ये जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब शॉर्ट मिलेंगे। यानी कि 12th में जितने भी प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वो सब के सब क्वेश्चंस आप यहाँ कर पाओगे सोल्व। तो आइए हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कूट या आभासी फल के उदाहरण दीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न हो गया। कूट या आभासी फल का उदाहरण हो गया सेब और कटहल, ये इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, सेब और कटहल इसका उदाहरण हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पुष्पीय पादपों में भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है? तो पुष्पीय पादपों में जो भ्रूणपोष होता है, यानी कि त्रिक संलयन होता है, तो त्रिक संलयन के दौरान जो भ्रूण बनता है, यानी भ्रूणपोष की गुणिता होती है 3n। क्यों होती है? क्योंकि आप जानते हो कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं हल्का सा, कि यहाँ पर जब ये सहायक कोशिका होती है 2, और यहाँ पर इस तरह से ये 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं होती है। तो इस जगह पर यहाँ पर 2 ऑलरेडी पहले से केंद्रक होते हैं, जिनको अपन ध्रुव न्यूक्लियाई बोलते हैं। ये केंद्रक होते हैं, तो यहाँ से एक और केंद्रक पराग नलिका के माध्यम से अंदर एंट्री करता है, तो यहाँ 3n हो जाते हैं। तो इस तरह से इसकी सूत्रगुणिता कितनी हो जाती है? 3n हो जाती है। अगला प्रश्न है, गेहूं व धान के अंडाशय में कितने बीजांड होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। अगला प्रश्न है, आवृतबीजी पादपों में भ्रूणपोष का विकास पहले क्यों होता है? तो आपको पता होगा कि भ्रूण बनने से पहले भ्रूणपोष का विकास होता है। तो यहाँ पर अपना क्वेश्चन होगा जिसका आंसर होगा, आवृतबीजी पादपों में खाद्य पदार्थों के संचय के कारण पहले होता है, यानी खाद्य पदार्थों का संचय करने के लिए, यानी जो भ्रूण आएगा उस भ्रूण को क्या मिलेगा बाद में? भ्रूण को पोषण देने के लिए। ठीक है, भ्रूण को पोषण देने के लिए अपन को ये सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है अपने आगे अगला क्वेश्चन, बहुभ्रूणता के उदाहरण दीजिए। बहुभ्रूणता के क्या उदाहरण हो सकते हैं? तो बहुभ्रूणता के उदाहरण हो गए अपने पास संतरा व नींबू। ठीक है, बहुभ्रूणता के उदाहरण हो गए संतरा और नींबू। नेक्स्ट है, आवृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद किसे कहते हैं? तो आवृतबीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का पूछा गया अपन से कि नर युग्मकोद्भिद किसे कहा जाता है? तो पराग कण को नर युग्मकोद्भिद कहा जाता है और मादा युग्मकोद्भिद कहा जाता है बीजांड को। तो बहुत ही इजी सा सीधा सा क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिया यहाँ पर। नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो अगला पेज पे क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर, तीसरा पेज आ गया। ठीक है, अगला पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, केले को अनिषेक फल का अच्छा उदाहरण क्यों माना जाता है? ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा साफ, केले को अनिषेक फल का अच्छा उदाहरण माना जाता है क्यों? तो याद रखना, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो बिना निषेचन होता है, इसलिए इसको माना गया है। अनुन्मील्य परागणी पौधे का उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण है कोमेलाइना। अगला है, उन्मील व अनुन्मील्य परागणी पुष्पों के में अंतर बताइए। तो उन्मील परागणी पुष्प और में क्या होता है कि परागकोश एवं वर्तिकाग्र हमेशा खुले रहते हैं। ठीक है, जबकि अनुन्मील्य परागणी पुष्पों में क्या होगा कि परागकोश एवं वर्तिकाग्र हमेशा बंद रहते हैं, अर्थात पुष्प कभी खिलते नहीं है। याद रखना, खिलते नहीं है। खिलते नहीं का मतलब ये होते हैं आवर्त। कैसे होते हैं? आवर्त होते हैं पुष्प। भ्रूण विकास का क्रम बताइए। तो सबसे पहले युग्मनज बनता है, उसके बाद परागभ्रूण बनता है, फिर गोलाकार हो जाता है,
फिर हृदयाकार हो जाता है, फिर परिपक्व भ्रूण बनता है। मैं आपको बताता रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये मिल रहे हैं आपको एक हमारा यूट्यूब चैनल Dream100, ठीक है। Dream100 यूट्यूब चैनल का नाम है और यही इसी पे सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अगला है अगला है बीजपत्रोपरिक व बीजपत्राधार क्या है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि बीजपत्र के स्तर से ऊपर भ्रूण अक्ष की प्रोटीन बीजपत्रोपरिक कहलाती है। जैसे अपन अगर इस तरह से बीजपत्र बनाए और इस तरह से दो बीजपत्र हो गए, तो इस तरीके से ये प्रोटीन हम यहाँ पे बनाते हैं। तो जो बीजपत्रों के स्तर से लेवल से ऊपर की जो प्रोटीन है, उस लेवल से ऊपर की प्रोटीन को हम क्या बोल देंगे, बीजपत्रोपरिक कह देंगे। और नीचे वाली परत को क्या कहेंगे अपन, देखो बीजपत्रों के स्तर से नीचे की बेलनाकार प्रोटीन जो मूलज पर जाकर समाप्त होती है, यानी मूलांकुर पर जाकर समाप्त होती है, ऐसी प्रोटीन को हम क्या कहेंगे, ऐसी प्रोटीन को हम कहेंगे बीजपत्राधार। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट और इम्पोर्टेंट फेवरेबल क्वेश्चन है बोर्ड का, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे अगले पेज पे। अगले पेज पे जो क्वेश्चन है हमारे सामने वह है कि एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस बीज में अंतर लिखो, कि एल्बुमिनस और गैर एल्बुमिनस बीज में अंतर क्या है। तो देखिए भाई, गैर एल्बुमिनस का मतलब क्या होता है और एल्बुमिनस का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब आपको जानना है। तो देखिए, अवशिष्ट शेष भ्रूणपोष नहीं होता है, यानी कि जब भ्रूण होता है, याद रखना भ्रूण के पोषण के लिए क्या होता है, भ्रूण के पोषण के लिए एक संरचना बनती है पादपों में, जिसको हम एक नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं भ्रूणपोष, ठीक है। भ्रूण के पोषण के लिए भ्रूणपोष होता है। तो क्या होता है, जब भ्रूण का विकास होता है, इसका डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट के दौरान अगर ये भ्रूणपोष को पूरी तरह से खा लेता है, ठीक है, पूरी तरह से खा लेता है अर्थात इसको उपयोग कर लेता है, तो ऐसे भ्रूण को हम, ऐसे बीज को हम क्या कहेंगे, ऐसे बीज को हम कहेंगे गैर एल्बुमिनस, ठीक है। भ्रूण विकास के दौरान उपयोग कर लिया जाता है, ठीक है। अगला है यहाँ पर एल्बुमिनस, तो यहाँ पर पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म किसे कहा जाता है। परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म किसे कहते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ बीजों के बीजांडकाएं, ठीक है। अब बीजांड क्या है मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये है हमारा यहाँ पर भ्रूणकोश, ठीक है, भ्रूणकोश है। और भ्रूणकोश के चारों तरफ कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, इस तरह से मैं बना देता हूँ थोड़ी बहुत ऐसे, ये और बना देते हैं दो चार एक ये, तो इसको हमने नाम दिया है बीजांडकाएं। इसके चारों तरफ कुछ और संरचनाएं होती है, उनको भी बना देता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये संरचनाएं होती है भाई यहाँ पर इस तरीके से, ये अध्यावरण होते हैं। तो ये जो यहाँ पर बीजांडकाएं है, ये जो यहाँ पर बीजांडकाएं बना रखा है, बीजांडकाएं, तो ये बीजांडकाएं क्या होता है, नष्ट नहीं होता। तो यहाँ प्रश्न यही अपना कि कभी कभी कुछ बीजों में बीजांडकाएं शेष रह जाता है, तो इसका उदाहरण है काले मिर्च और चुकंदर में ऐसा होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपुंसन की आवश्यकता किसे नहीं होती है। तो विपुंसन की आवश्यकता मादा पुष्पों में नहीं होती है भाई। पराग स्त्री केसर संकर्षण से क्या तात्पर्य है। वर्तिकाग्र पर पराग अवस्थित होने से लेकर के बीजांड में पराग नलिका तक प्रवेश की समस्त घटनाएं यहाँ पर परागण पश्च अभिक्रिया कहलाती है, या फिर इनको पराग स्त्री केसर संकर्षण कहा जाता है। पराग स्त्री केसर संकर्षण भी इसको नाम दिया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे दिया गया है कि बही प्रजनन युक्तियां, ठीक है, बही प्रजनन युक्तियां कौन सी है।
तो बही प्रजनन युक्तियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई बही प्रजनन युक्तियाँ, बही प्रजनन युक्तियाँ किसे कहेंगे, तो इनके नाम लिखिए, इनके नाम आपको लिखने हैं। तो सबसे पहले है असमकालिकता और उसके बाद है समकालिकता। ठीक है, असमकालिकता और समकालिकता। इसके अलावा भिन्न काल पक्वता, ये हो गई। स्व असामंजस्य, ये हो गई। उसके बाद एक लिंगता, ये वही प्रजनन युक्तियाँ हैं, ये क्या करती है, स्वपरागण को रोकती है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है सरीसृप वर्ग के उन प्राणियों के नाम लिखो जो परागण करते हैं। तो इसका उदाहरण है गीगो छिपकली और उपवन छिपकली। ये क्या करते हैं भी, यहाँ पर एक प्रकार से परागण क्रिया करते हैं। कीट व वायु द्वारा परागित जलीय पौधों के नाम बताइए। तो वाटर हाइसिंथ और दूसरा है कुमुदनी। ये क्या होते हैं, ये जो ऐसे पादप है ये क्या करते हैं भाई, कीट व वायु के द्वारा, कीट व वायु के द्वारा क्या होते हैं, परागित होते हैं। ठीक है जी, अच्छा सा शानदार सा क्वेश्चन से। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं अपन। ग्रीगासेस, ग्रीगासेस में परागण होता है, किसके द्वारा होता है, तो इसका उदाहरण है जल परागण होता है भाई। वायु परागित पुष्पों की एक खास विशेषता बताओ भाई, वायु परागित पुष्पों की एक खास विशेषता बतानी है। तो प्रत्येक अंडाशय में केवल एक बीजांड, अकेला बीजांड होता है और एक पुष्प क्रम जो होता है उसमें असंख्य पुष्प आपको नजर आते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण अपन देखें तो इसका उदाहरण हो सकता है अपने पास पपीता हो सकता है, बहुत इजी उदाहरण है। और दूसरा है तरबूज हो सकता है, तीसरा ऑर्किड हो सकता है। और बीजांड में असंख्य, ठीक है, याद रखना असंख्य बीजांड होते हैं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आ गया। अगला प्रश्न है अपना कि युक्तांडपी, अगला प्रश्न है युक्तांडपी व वियुक्तांडपी का उदाहरण दीजिए भाई। ये बीजांड की बात कर रहा हूं मैं। तो एक तो पेपेवर उदाहरण है, पेपेवर यानी अफीम की कह सकते हैं अपन, पेपेवर अपन अफीम को कह सकते हैं भाई। दूसरा है माइचेलिया, ठीक है, तो माइचेलिया जो है ये वियुक्तांडपी का उदाहरण है, वियुक्तांडपी। और ये तो अंडप की बात कर रहा है। निषेचन के पश्च घटनाओं के नाम लिखना है भाई। बीजांड के परिपक्व होने से लेकर के बीज निर्माण तक की समस्त घटनाओं को हम निषेचन पश्च घटनाएं कहते हैं। शुष्क फलों के उदाहरण दीजिए भाई। शुष्क फल किसको कहते हैं, तो इसका उदाहरण है मूंगफली और सरसों। ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 24 शुष्क फलों के उदाहरण आपको देने हैं। अगला प्रश्न है 25वां, क्या कहता है 25वां क्वेश्चन, खजूर का वैज्ञानिक नाम लिखो। तो खजूर का वैज्ञानिक नाम है फोएनिक्स डेक्टेलीफेरा, फोएनिक्स डेक्टेलीफेरा इसका नाम है। परजीवी प्रजाति के फलों के नाम बताइए। ओरोबेंकी और स्ट्राइगा जो है ये परजीवी प्रजाति के फल होते हैं। ऑर्किड में बीजों की संख्या पूछी गई है, तो ऑर्किड में लगभग 1000 बीज होते हैं। असंग जनन को बताइए कि घास जो होती है, घासों में बिना निषेचन के बीज पैदा होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं असंग जनन। अगला प्रश्न है कि प्रांकुर चोल की क्या विशेषता है। तो प्रांकुर चोल जो होता है, प्रांकुर चोल किसकी विशेषता है, तो एक बीजपत्री जो भ्रूण होता है उसकी मुख्य विशेषता होती है प्रांकुर चोल। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं और ये जो क्वेश्चंस है ये लगभग जो 12th बायोलॉजी का जो पेपर होने वाला है, ठीक है, 12th बायो के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 के ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने वही क्वेश्चंस लिए जो थोड़े टफेस्ट है,
बाकी जो और भी क्वेश्चन है आप उनको कर सकते हो। ये लगभग 30 क्वेश्चन आपको मैंने भेजे हैं, तो 30 क्वेश्चंस को आप अच्छे से स्टडी करिए